सो हेलो टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मेरा नाम अमन सिंह है और जैसा कि ये जो इनिशिएटिव हुआ है, आई थिंक इसके बारे में सौरभ सर ने आपको कुछ बता तो ज़रूर दिया होगा। फिर भी मैं आपका 2 मिनट लेना चाहता हूँ थोड़ा-सा आपको इसके बारे में बताने के लिए कि एक्चुअल में जो हम ये इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, ठीक है? ये जो है, ये आपको क्या सोच कर के प्रोवाइड कराया जा रहा है। सो फर्स्ट थिंग, जो मैं टॉपिक उठा रहा हूँ या जो भी अभी हम टॉपिक सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है कि मेरा जो मोटिव है क्लास 10th के जो भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के, उनको पूरी तरह से कवर अप कराने के लिए, और जो भी एनसीईआरटी रिलेटेड सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर अप कराने के लिए, ठीक है? तो इसमें जिस तरह की भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपका जिस तरह का भी क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस, बेसिकली जो आपके एनसीईआरटी के बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, वो सभी तरह के क्वेश्चंस कवर कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सो ये पहली बात तो ये जो हमारा चैनल है, ना तो इसका कोई मोटिव ये भी नहीं है कि बाकी जैसे लोग करते हैं कि आपको आधा कंटेंट प्रोवाइड करा के आधा आपको प्राइवेट करा दिया जाए। और पहली बात तो ये आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो आपका जो इनिशिएटिव है ये एनआईटियंस के द्वारा है। सारे जो भी कई एनआईटी के बच्चे हैं वो इस चीज़ का जो इनिशिएटिव है शुरू कर रहे हैं। सो होपफुली आपको लगे, ताकि ये जो आपका एक बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए क्लास 10th की मैथ्स के लिए, वो आपको उस तरह का प्रोवाइड कराया जाए, ताकि जब आप 11th या 12th में मूव करते हैं तो कई स्टूडेंट पाते हैं कि उनका बेसिक्स उस तरह का उतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, इसलिए उनको 11th और 12th की मैथ्स में स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये चीज़ें बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि अगर आगे लोग जेई के लिए मूव करते हैं, अदर इंजीनियरिंग के लिए अगर आपका थिंकिंग है कि हाँ मुझे उसी से आगे बढ़ना है, तो उसके लिए पहले आपका बेसिक्स तो क्लियर होना चाहिए। और बेसिक्स अच्छी तरह से, ये नहीं है कि 4 कंसेप्ट पढ़ करके आप क्वेश्चंस लगा दो, ठीक है? तो उसके लिए आपकी क्या होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस का एल्गोरिदम कैसे है, कैसे क्या सॉल्व करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है विथ वेरी बेसिक्स। ओके, सो ये जो कंटेंट है यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम जो है कि एकदम वेरी बेसिक्स, ठीक है, एकदम बेसिक सब्जेक्ट के एकदम बेसिक से होते हुए हाई लेवल पर जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? प्रॉब्लम हो तो अभी तो ये जो स्टार्ट हुआ है, ये आपको बता देना चाहता हूँ, ये बस शुरू हो रहा है, ठीक है? जब एक बार क्वेश्चंस लगना शुरू होंगे, एक बार जब हम चैप्टर के डेप्थ में जाएंगे, तो आपको कई हाई लेवल प्रॉब्लम्स भी कराए जाएंगे। पहले तो एनसीईआरटी तो कराया ही जाएगा, और मेरा प्रयास तो ये भी है कि एनसीईआरटी के अलावा आपको बाकी अच्छे क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पलर से, आर डी शर्मा से भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जाएंगे, और इसी सीरीज़ में, ये मेरा आपसे वादा है। तो अगर आप हमें मोटिवेट करते हैं, बस अगर आप हमें अपना प्यार देते हैं, और अगर आप हमें अगर लगातार आपकी ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ये हम श्योर शॉट हैं कि हम वीडियो बनाने से, आपको कंटेंट अच्छी तरह से प्रोवाइड कराने से किसी भी तरह का गुरेज नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ना हमारा इससे किसी भी तरह का कुछ लेना ना या देना है। सबसे बड़ा बस इसका एम यही है, जो बच्चों को सच में प्रॉब्लम आती है, जो बच्चे कोचिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एनी अदर थिंग्स, या जो लोकल एरिया में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल आई थिंक होगा, क्योंकि इसमें क्लास 10th का पूरा सिलेबस ख़त्म किया जाएगा, वो भी विद इन टाइम, आई थिंक 3 to 4 मंथ्स भी हो सकता है, जैसा कि आप बताना चाहें, ठीक है? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर आपको कोर्स जितना जल्दी ख़त्म कर सकेंगे, तो आप उतनी बार मैक्सिमम रिवाइज कर सकेंगे, और एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे विद बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना ही नहीं, उसके अलावा क्या, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है सब्जेक्ट के बारे में, ताकि जब आप फर्दर कभी सिलेबस को आगे जब पढ़ेंगे, तो आपको सब्जेक्ट लगेगा कैसा, ठीक है? ये आपके लिए बहुत मैटर करता है, इस जो वीडियो है और ये वीडियो का जो हमारा इनिशिएटिव है, उसके मोटिव से भी और आपके लिए भी, ठीक है? सो अब जैसे कि मैंने पहला टॉपिक उठाया है, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है, कई टॉपिक आपको उठाए जा सकते थे, जैसे कि एएम है आपके में, अरिथमेटिक है, प्रोबेबिलिटी भी आई थिंक है, स्टैटिस्टिक्स भी आगे इसको बहुत हाई लेवल पर भी आप पढ़ेंगे अगर आपने आगे मैथ्स लेने का सोचा है तो, ठीक है? लेकिन सर्कल क्या है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपकी ज्योमेट्री के अलावा जो आपका मेंसुरेशन वाले एरिया है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू होगी, ठीक है? और अगर मेरा पूरा का पूरा ट्राई यही रहेगा कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग करा सकूँ,
और आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ सब्जेक्ट में बना सकूँ। ठीक है, तो मैं अब शुरू करता हूँ ये टॉपिक। होपफुली यू विल लाइक इट, एंड अगर आपने पसंद किया तो आगे ज़रूर मेरी मोटिवेशन रहेगी और मुझे अच्छा लगेगा, और मैं और अच्छी तरीके से आपको कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम पहले सर्कल्स को पढ़ते हैं या सर्कल्स रिलेटेड एरियाज पढ़ते हैं, जैसे ये जो टॉपिक हमारा एरियल रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पहली बात पढ़ेंगे सर्कल्स के जो भी रिलेटेड हमारे पेरीमीटर्स हो गए, या जो भी हमारी मेंसुरेशन रिलेटेड जो भी हमारे यूनिट्स हैं, जैसे कि हम उसमें पेरीमीटर पढ़ते हैं और हमारा एरिया ऑफ सर्कल पढ़ते हैं, रेडियस हो गया, आपका डायामीटर हो गया, सेक्टर का एरिया हो गया, एनी अदर थिंग्स, एंगल ऑफ सेक्टर्स हो गया, ये सभी की स्टडी हम करते हैं इसमें। तो बेसिकली उन सभी चीज़ों को जानने से पहले सबसे पहले हमें इस बात का आइडिया लगना चाहिए कि सर्कल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बेसिक पॉइंट। ठीक है, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी दिया हुआ है डेफिनेशन कि सर्कल क्या है। द सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। क्या है? फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है, मतलब समझ रहे हो क्या है सेंट्रल पॉइंट का मतलब? सेंट्रल पॉइंट का मतलब है कि कोई एक ऐसा पॉइंट जो कि कांस्टेंट हो। ठीक है, और लोकस क्या मतलब? लोकस मतलब जब पॉइंट किसी डायरेक्शन में मूव करता है तो वो कैसा पाथ बना रहा है। जैसे मान लीजिए, इसका मैं अगर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस दूँ, एक सब छोड़ दीजिए, मैं आपको बेसिकली बताता हूँ विद फिगर के साथ में इसका मतलब होता क्या है। मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, ठीक है, वो इस तरह से मूव कर, जैसा कि आपको एरो की डायरेक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी मूव करा के दिखाया है कि मान लीजिए इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, कि जो है यहाँ पर आपका वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी किसी एक पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ये है, यहाँ से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, और ये इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। तो ये जो आपका जो ये फॉर्म बना रहा है, ये आपका लोकस बना रहा है, ये पॉइंट, ये जो आपका पाथ बना रहा है ये पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं सर्कल इंस्क्राइब कर रहा है ये पॉइंट। ठीक है, ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया कि जो सर्कल क्या है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, किसी एक सेंट्रल पॉइंट से किसी एक वेरिएबल पॉइंट का जो हमारा जो डिस्टेंस है, वो अगर इस तरह से मूव हो कि ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो और ये पॉइंट मूव करता रहे हमेशा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो इंस्क्राइब कर रहा है, ये पॉइंट जो लोकस इंस्क्राइब कर रहा है, उसे हम बोलते हैं ये सर्कल इंस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, और अब हाँ, यहाँ से एक बेसिक डेफिनेशन निकल के आएगी सर्कल की, जो कि हम लोग पढ़ते हैं कि सर्कल में एक्चुअल में क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या होते हैं आपके जो भी है यूनिट सेंस में क्या क्या है। तो पहला चीज़ है कि जो बेसिक जो आपका चीज़ आया है कि जो आपका कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसका बार बार नाम ले रहा था मैं सर्कल में। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट जिसको बोल रहा था, ये कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है? ये कांस्टेंट डिस्टेंस है रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाता है। ठीक है, इस कांस्टेंट डिस्टेंस को जो वेरिएबल पॉइंट से जो आपका फिक्स्ड कांस्टेंट पॉइंट होता है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस। और इस कांस्टेंट डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये थ्रू आउट होल सर्कल कांस्टेंट रहेगी। अब आपका दूसरा आता है डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? अभी इसी से बनता है। डायामीटर के लिए क्या करेंगे? अगर आप रेडियस ऑफ द सर्कल्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका होता है डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जैसे इस सर्कल में क्या है, डायामीटर को अगर आप फिजिकली देखो तो अगर ये आपका क्या है, ये जो अगर आपका रेडियस है तो ये फुल लेंथ जो होगा इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ, मतलब क्या बोलते हैं, सर्किल के पैरामीटर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम जाते हैं और इंक्लूडिंग सेंटर पॉइंट, ये ध्यान रखिए, क्या इसको बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। जो ये पॉइंट आपका कांस्टेंट है इसको आप सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। और इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, अगर वहां से पेरीमीटर के दो अपोजिट पॉइंट्स को इंक्लूड करता हुआ जो लाइन जाता है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल हो गया। और डायमीटर ऑफ द सर्कल आप इजीली फिगर देख के बोल सकते हो कि ये क्या होगा, d की जो वैल्यू होगी वो रेडियस के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के बराबर होगी। एक रेडियस गई और एक रेडियस ये हो गई। ठीक है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आपका हो गया दो बेसिक डेफिनेशन सर्कल की। ठीक है, अब हम मूव करेंगे कि सर्कल का जो होता है उसमें एक हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन जो प्रैक्टिकल है, जैसे कि मैं बस आपको बताना चाह रहा था, इसका कोई वैसे मतलब तो होता नहीं आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बट आप ये जान लो। ठीक है,
ये जाने रहोगे तो आपके नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या होता है कि सर्कल का अगर हम एक पेरीमीटर लेते हैं जिसको आप सरकमफेरेंस बोलते हैं, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस सर्कल का क्या होता है, वो ये होता है कि जो ये आपका जो बाहरी लेंथ है जिसको पॉइंट ने होल कवर किया, ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं आप पेरीमीटर। अगर इसको काट दोगे या जो पूरी की पूरी जो लेंथ है, इस लेंथ को क्या बोलोगे, इसी पूरी पूरी लेंथ को आप किसी चीज़ से नाप लो, ठीक है, धागे या किसी भी चीज़ से नाप करके पहले धागे से मान लो उसके ऊपर लपेट लो, तो धागे को खोल के आप स्केल से अगर नापते हो तो जो आपकी लेंथ आती है वो लेंथ होती है आपकी पेरीमीटर। और पेरीमीटर और डायामीटर क्या होता है, डायामीटर जो आपका होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या, कि सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स वो भी अपोजिट में इंक्लूडिंग सेंटर जो लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं डायामीटर। तो अगर आप कोई भी सर्कल लेते हो तो जो ये ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी सर्कल का पेरीमीटर और डायामीटर आप उठाते हो और दोनों का रेशियो लेते हो तो हमेशा हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। और वो किसी एक सर्कल नहीं, सारे टाइप की सर्कल्स, कोई भी सर्कल कितना छोटा बड़ा कुछ भी बना लो आप, तो सारे टाइप के सर्कल्स के लिए सेम होती है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू जो होती है कांस्टेंट रेशियो है, तो जिसकी वैल्यू पाई है। ये पाई जो वैल्यू है इससे पाई डिनोट किया जाता है, ठीक है। और वैसे पाई की वैल्यू होती क्या है, पाई की वैल्यू को जब आपने प्रैक्टिकली निकालते हो अलग अलग सर्कल्स के लिए पेरीमीटर अपॉन डायमीटर, उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 22/7, जिसको हम डबल डेसिमल के 4 पॉइंट्स से लिखें तो 3.1416 होती है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही ये होता है इसका वैल्यू। असल में पाई जो है ये आप चीज़ याद कर लीजिए, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैथ्स में कुछ आपको जानने की ज़रूरत है क्योंकि आप इस हर चीज़ को याद नहीं कर सकते हो। अगर आपको 22/7 लग रहा है कि क्या है तो डिवाइड करके आप खुद चेक कर लीजिए और आप वैल्यूज निकालते रहिए। और जो वैल्यू आएगी वो आएगी फ्रॉम द कंक्लूजन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये ना तो किसी भी तरह के पैटर्न को फॉलो होते हुए वापस से रिपीट करे, ऐसा भी नहीं कि 1416 1416 1416 आ रहा है और आपका एक पैटर्न रिपीट हो रहा है जिसपे आप 1416 की पर बार लगा दें, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नॉन रिकरिंग हो गया। और उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि आपका ये भी नहीं कि 4 डेसिमल के बाद एंड हो रहा है ये नंबर, मतलब इसका नंबर जो है 1416 के अलावा आगे 3, 5, 8, 9, 7, 6 ऐसे करते हुए नॉन रिपीटिंग में आता रहेगा। और आपको एक बात जान के थोड़ा सा अचरज होगा कि एक मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। उन्होंने क्या किया था कि ये जो 22/7 की जो वैल्यू है इसको लैख प्लेसेस तक निकाला था उन्होंने, क्या लाखों डेसिमल के लाखों स्थान तक निकाला था। मतलब इतना लंबा नंबर है ये आप सोच सकते हो, ठीक है। तो इतना वैसे मुझे लगता है पाई के बारे में जानना काफ़ी है, क्योंकि पाई के बारे में आपको क्या है कि पहले पाई का बस बेसिक मतलब पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें जो हैं ठीक है आपको पता चली गई है कि 22/7 होता है। आप 3.14 रखने की कोशिश हर जगह मत करिए, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या होता है कि यार 22/7 ही रखते हैं और 22/7 रख कर सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। तो अब आपको हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स का पॉइंट होने के बाद में, हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ा बता दिया तो थोड़ा सा आप ये जो है डायमेंशंस हैं आपको ध्यान में रखने हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले, कि हम जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग की फर्स्ट यूनिट है उसमें मूव करने से पहले कुछ बेसिक्स आइडियाज़ लेते हुए चलें, ठीक है। जहाँ से आपको मैं वादा करता हूँ कि जो आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट है 13.1 NCERT का, वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा हम वहीं नहीं रुकेंगे, इसके बाद ये नहीं है कि मैं सिर्फ NCERT के बेसिक्स क्वेश्चंस को ही करवाऊंगा, उसके अलावा मैं आपके एग्जाम्पलर के और RD शर्मा के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस उठाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप, और ये मेरा वादा है आपसे कि आप यू विल एंजॉय एवरी क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा आपको, मैथ्स को मज़े की तरह लेना सीखिए, ना कि मैथ्स को किसी बर्डन के फॉर्म में लीजिए। मैथ्स कोई बर्डन नहीं है, मैथ्स में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। बस एक बार आप बेसिक समझ लीजिए, तो कोई खेल नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग जस्ट लाइक अ फन, ठीक है। यू हैव टू सी योरसेल्फ एंड यू विल एनालाइज योरसेल्फ आल्सो आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। एक दो वीडियो नहीं, बस आप देखते जाइए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये सर्कल है,
तो ये सर्कल में क्या है कि मैंने आपको बताया है कि सर्कल का मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर रेडियस आर है, ठीक है, तो जो एरिया ऑफ द सर्कल डिफाइंड किया गया है वो होता क्या है कि ये जो सर्कल जो है, ठीक है, ये सर्कल जो अपने अंदर जो भी एरिया है, ठीक है, जो भी एरिया इंस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, जो भी एरिया अपने अंदर बना रहा है, ये अंदर अगर इसको देखा जाए तो क्या कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एरिया जो भी है, अगर आप इसके एरिया की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, तो जो एरिया की मैथमेटिकल वैल्यू आती है सर्कल की वो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वैसे भी इसकी हमको क्या बोलते हैं, इसकी हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कैसे आया क्या आया करके, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह में आपको सीधे यहीं से स्टार्ट होना है, ठीक है। तो नेसेसरी पढ़ो, नेसेसरी डेप्थ तक जाओ, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ तक ज़रूरी है जिससे आपके सारे प्रॉब्लम्स बने, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। ओके, सो जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या है कि a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब हमें जो सर्कल का एरिया है वो हम क्या करना है, हमको पाई आर स्क्वायर से डिफाइन कर देना है, ठीक है। मतलब अगर कोई सर्कल है उसका रेडियस आर है तो उसकी जो एरिया होगी वो पाई आर स्क्वायर होगी, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताया जहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर आप डायामीटर d है सर्कल का, तो d और r में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको ऑलरेडी पता है कि डायामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, सो रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर बाई 2। ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, और नहीं भी रहेगा इसमें याद करने की क्या जरूरत है, देखा जाए तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाएगा भाई कि डायामीटर होता क्या है, डायामीटर फुल लेंथ होता है, फुल लेंथ क्या होगा 2 टाइम्स रेडियस हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू डी बाई 2 कन्वर्जन जो है ये सब दिमाग में तो अपने आप आ जाएगा, ये सब ये नहीं है कि हर फॉर्म में याद किया जाए, बस एक बार दिमाग में एक चीज़ रहे कि हाँ डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ऑलरेडी ये चीज़ याद रखो गाइस, मैं खुद ये सब याद नहीं रखता हूँ, तो आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें रट्टा कम मारो, ठीक है, बस बेसिक्स देखो, बेसिक्स पकड़ो, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब r की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ से जो निकाली कैलकुलेशन करके और यहाँ से मैनिपुलेट किया, r की जो वैल्यू आई वो आई डी बाई 2। सो आई a की वैल्यू क्या आ गई, पाई टाइम्स आर स्क्वायर, r की जगह डी बाई 2 रख दिया तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। मतलब डायमीटर के अगर फॉर्म में निकालना है आपको एरिया तो वो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये मैंने आपको सिर्फ बताया है, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में अगेन बना करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। बस आप इतना याद रख लीजिए पाई आर स्क्वायर होता है, उसके बाद आपके दिमाग में इतना रहना चाहिए कि जो डायामीटर होता है वो 2 टाइम्स आर होता है, ठीक है। अब आपको मैं कह रहा हूँ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा मूव करते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल जो होता है वो क्या होता है कि जो ये जो सर्कल है इसकी जो बाहरी जो लेंथ है, ठीक है, मैंने क्या बताया था जिस पर ये पॉइंट मूव करता था, मूवेबल पॉइंट, उसकी जो होल लेंथ है उस लेंथ को क्या बोलेंगे, ओवरऑल लेंथ को बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो लंबाई है ना भैया, ये जो पूरी की पूरी लेंथ है इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। और वैसे भी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता क्या है, और पेरीमीटर को ही सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई टाइम्स r डिफाइंड होता है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि सर्कमफेरेंस जो है 2 पाई r टाइम्स होता है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, तो दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो आपको बस इतना याद रखनी है कि जो a की वैल्यू है वो है पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और जो आपका सर्कमफेरेंस होता है या फिर आपका जो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता है वो 2 पाई आर होता है, ठीक है। वो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सो अब हम मूव करते हैं आपके प्रॉब्लम सेक्शंस में, ठीक है, क्योंकि अब क्या है बेसिकली आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सब कुछ मैटर करती है, ठीक है। आपको ये नहीं है कि आपको कुछ और करना है, आपको कुछ और सीखना है इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें ये देखना कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। तो हम वन बाई वन प्रॉब्लम देखने की कैसे मैथ्स में सॉल्व होती है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि आपके एनसीईआरटी का सबसे ज़्यादा बेसिक्स क्वेश्चन उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक्स है ये, ठीक है। 15.1 जो आपका है उसको हम शुरू कर रहे हैं। सो यहाँ पे मेरा मोटिव ये नहीं है कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस देना, ठीक है। यहाँ पे मेरा मोटिव भाई ये है कि आप देखिए कि प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग बनती कैसे है और सिंपलेस्ट वे में सॉल्व कैसे करते हैं, ताकि इस तरह की अगर 50 प्रॉब्लम भी आपको घुमा के दी जाए ना कहीं पे भी तो आपका दिमाग चलता रहे, ठीक है। ये नहीं है
कि आप एक प्रॉब्लम पे स्टिक करें। इसलिए ये तो बस शुरुआत है, इसके बाद अभी आगे मैं और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो, अगर आपका रिस्पॉन्स आया तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस अपलोड करूँगा। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कुछ होता नहीं है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, नोट डाउन कीजिए क्या है क्या नहीं, क्वेश्चन डिकोड हुआ, खत्म क्वेश्चन। इसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स are 19 centimeter and 9 centimeters respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. ध्यान से पढ़िए, एक बार मैं आपको क्वेश्चन डिकोड करता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है कि जो सर्कल का जो रेडियस है आपका, वो उसमें सॉरी ठीक है, जो आपके दो सर्कल्स हैं उनके जो रेडियस दिए हुए हैं 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो आपके ये दो सर्कल दिए हुए हैं, एक मान लीजिए मैंने S1 मान लिया क्वेश्चन में, एक आपको S2 मान लिया, ठीक है। ये मेरे दो सर्कल है, मैंने मन से मान लिया कि ये दो सर्कल है आपके, ठीक है। कुछ भी आप मान सकते हो, आपका नोटेशन अपने मन से, C1 C2 कुछ भी मान लो भैया, ठीक है। ये आपको दो सर्कल दिए हुए हैं, इसमें एक की डायमीटर सॉरी रेडियस 19 सेंटीमीटर दी हुई है और एक की 9 सेंटीमीटर दी हुई, ठीक है। खत्म आपकी पहली लाइन। अब कोई एतराज पहली लाइन से जो दिया हुआ नहीं ना। अब कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। क्या बोला? इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। मतलब हमको एक ऐसा सर्कल बताना है कि जिसकी जो रेडियस हो, ठीक है, उस सर्कल का एक ऐसा सर्कल बताना है, उसकी रेडियस बतानी है उस सर्कल की, ठीक है, जिसका सर्कमफेरेंस हो, जो भी सर्कमफेरेंस बने उस सर्कल का, उसका जो सर्कमफेरेंस बाकी दो सर्कल्स के सर्कमफेरेंस के समेशन के बराबर आए। मतलब जैसे मैंने कोई सर्कल बना लिया, फिर अगर इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, मान लीजिए सर्कल का रेडियस r है, मैंने अपने मन से मान लिया, तो इसका जो भी सर्कमफेरेंस बनेगा, अगर वो सर्कमफेरेंस ये जो आपके दोनों पहले के सर्कल्स हैं, अगर इनके सर्कमफेरेंस के समेशन के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो अगर इसका मैं रेडियस निकाल लेता हूँ तो यही मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हम दो चीज़ देखेंगे, ठीक है, कि पहले तो हम क्या ले लेते हैं कि लेट जो आपका पहला सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस S1 है, ठीक है, दूसरे का सर्कमफेरेंस S2 है और इसका सर्कमफेरेंस मैंने S मान लिया, ठीक है, दिया भी है आपका कि S का है सर्कमफेरेंस ऑफ द फाइनल सर्कल, या फिर आपका बिगर सर्कल या आपका जो लास्ट में फॉर्म हुआ सर्कल वो हुआ, ठीक है, जिसका मुझे कैलकुलेट करना है रेडियस। वो अपने मन से आप r मान लो और इसका 19 और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक भैया, कोई एतराज तो होगा नहीं आपको यहाँ तक। और S1 S2 क्या है? S1 S2 है सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है। तो ऑफ जो गिवन सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, अगर वो है S1 और S2, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर पेरीमीटर में क्या है, अगर S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, मतलब जो बड़े वाले का सर्कमफेरेंस है वो छोटे वाले के सर्कमफेरेंस प्लस इसके वाले के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। और वैसे भी पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर किसी भी सर्कल की अगर रेडियस r हो तो उस सर्कल का जो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2πr। बस वही फॉर्मूला आप यहाँ लगा दो, जो ये इक्वेशन पर कि सर्कमफेरेंस क्या है, जो बड़े वाले का सर्कल का जो सर्कमफेरेंस क्या होगा वो 2π टाइम्स बड़े वाले का रेडियस 2πr। तो मैंने क्या माना 2π, और बड़े वाले का रेडियस मैंने क्या मान के रखा है, r मान के रखा है गाइस, तो ये r हो गया, तो 2πr, ठीक है। और S1 की वैल्यू क्या है 2π टाइम्स 19, तो मैंने क्या किया, S1 की वैल्यू 2π टाइम्स 19 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने 2πr ही लिखा है यहाँ पे और r की वैल्यू मैंने 19 पुट कर दी है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें अजूबा नहीं होता है, मुझे लग रहा है मैंने बस एक स्टेप आपको बढ़ा के बता दिया है। और वैसे भी अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना है तो आप लिख लीजिए इसमें 2π टाइम्स 2πr इज इक्वल टू, यहाँ पर एक लाइन नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि 2πr की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2π, इसको आप पहले वाले का रेडियस प्लस 2π टाइम्स सेकंड वाले का रेडियस, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। 2πr इज इक्वल टू 2π टाइम्स फर्स्ट वाले का रेडियस 19 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, एंड 2π टाइम्स सेकंड वाले का रेडियस 9 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो 2πr की जो वैल्यू होगी वो होगी 2π टाइम्स 19 प्लस 9, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। कैसे होगी ये सॉल्व करके आप देख लो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि 2π टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, ये 2πr और यहाँ से आपने 2π को कॉमन कर लिया
और तो यहाँ पे 19 + 9 आपका कॉमन बचेगा, 2 पाई कैंसिल, r की वैल्यू 19 + 9 = 28 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना, थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखना, मैं आपको चीज़ बता दे रहा हूँ कि पैरीमीटर की जो यूनिट क्या होती है। पैरीमीटर देखो दिमाग में बस रखो क्या है कि पैरीमीटर होती क्या है। पैरीमीटर होती है लेंथ, ठीक है। अगर लेंथ होती है पैरीमीटर तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर में होगी। अगर मान लो मीटर दिया हो और अगर आपका सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में होगी, मतलब क्या यूनिट ही होगी। और अगर आपको एरिया बोलता है तो एरिया आप सर्कल्स के अलावा पहले भी पढ़ते आए हैं। स्क्वायर में क्या करते थे, मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता था, दो लेंथ का मल्टीप्लाई होता है। तो सेम यहाँ पे भी चलता है, वैसे आप फॉर्मूले भी पकड़ सकते हैं। पाई आर स्क्वायर होता है ना आपका सर्कल का फॉर्मूला, देखिए पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर इसमें आप एरिया की यूनिट निकालना चाहें तो एरिया की यूनिट क्या आएगी, अगर यहाँ मीटर रखोगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप दिमाग में रख सकते हो क्या, मीटर स्क्वायर आता है। सर्कल का जो आपका यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, दिमाग में आप बेसिकली रख सकते हो, इसको रखिए। क्या ही है कि सर्कल का एरिया मीटर स्क्वायर होता है और सर्कल के सर्कल के जो एरिया का जो आपका यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और जो सर्कल के पैरीमीटर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो मीटर होता है। ठीक है, या यूनिट होता है, जो भी आप बोल लीजिए। अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, और एरिया का जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में भी दे सकता है तो मिलीमीटर स्क्वायर, और मिलीमीटर होता है सर्कल का। ठीक है, वैसे आपको बेसिक चीज़ें के लिए और बता देता हूँ। वैसे यहाँ पे सर्कल्स में इसका चीज़ तो होता नहीं, इसका कोई यूज नहीं, वॉल्यूम का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता है। लेकिन जैसे आप पढ़ते थे पहले ओम्स वगैरह में या कहीं पे भी, आपका स्फेयर हो गया, स्फेयर तो आई थिंक आपने अगर पढ़ा होगा, शायद ना पढ़ा तो भी, तो वॉल्यूम के टर्म्स में क्या यूज़ करते हैं, क्यूब में। मान लीजिए पकड़ लीजिए, सबसे बेसिक है आपका क्यूब। इसमें आप क्या करते थे वॉल्यूम के लिए, उसमें वॉल्यूम का क्या होता था यूनिट, मीटर क्यूब होता था। क्यों, क्योंकि आप उसमें क्या करते थे, लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, इसमें जो भी आपकी लेंथ आती थी क्यूब की, उसको क्या करते थे, एल क्यूब लिखते थे आप वॉल्यूम में, तो मीटर क्यूब हो गया। तो अगर आपको मान लीजिए कभी नहीं पकड़ में आ रहा है कि क्या है, क्या लिखूँ मैं इसकी यूनिट, तो बस आप बेसिक फॉर्मूले पे चले जाइए, वहाँ पे देख लीजिए कि मीटर की कितनी पावर है। जैसे यहाँ पे ए में क्या है, मीटर की पावर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ सर्कल में जो आपका यूनिट बनेगा वो मीटर स्क्वायर बनेगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी आप लिख सकते हो, डेसीमीटर स्क्वायर, नैनोमीटर स्क्वायर, पिकोमीटर स्क्वायर, जिस मामले में भी आपको आ जाए, जैसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पैरीमीटर ऑफ द सर्कल में क्या होगा, पैरीमीटर ऑफ द सर्कल में जो आपका, इसमें जो आपका लेंथ बनेगा वो आपका बनेगा, आर की जो वैल्यू बनेगी वो आपकी बन जाएगी लाइन ऑफ द, जो भी आपकी यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस में जो आपकी यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, उसमें यहाँ पे आपकी जो, अगर ये वैल्यू सिर्फ आर की पावर 1 आ रही तो इसका मतलब क्या, ये मीटर या डेसीमीटर या फिर कुछ भी मिलीमीटर, सबकी पावर 1 में ही आएगा। तो क्या होगा, इसका जो यूनिट होगा मीटर सेंटीमीटर में आता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। बस दिमाग में रख लो इतना, कुछ टमाने की जरूरत नहीं है भैया। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत अथा बेसिक क्वेश्चन है, अभी मजे आएंगे आपको धीरे धीरे कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं। ये देखिए कि देखिए कुछ बाहर का नॉलेज यूज नहीं हो रहा है, जो मैंने आपको बताया वही क्वेश्चंस में एक्सटेंड होगा, वो तरीका बस कैसे लगाना है आपको, तो यही चीज़ आप सीखना है आपको और कुछ नहीं सीखना है। ठीक है, आपको ज़्यादा दिन बैठ करके थ्योरी याद नहीं करनी है, आपको सीखना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बनती कैसे, क्वेश्चंस करते कैसे हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, क्योंकि सीबीएसई या कोई भी एग्जाम है तो उसमें अनप्रेडिक्टेबल है कि क्वेश्चंस आते कैसे, पता नहीं होता है। क्वेश्चंस किसी भी तरह के आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, आपका एक तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता। तो इसीलिए हम डिफरेंट बाई डिफरेंट क्वेश्चंस भी मूव करेंगे, एनसीईआरटी ने उसके बाहर का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है भाई, the radii of the two circles are 8 cm and 6 cm respectively. So find the radius of the circles having area equal to the sum of the areas of the two circles. ठीक है, पूछ क्या रहा है कि the radii of the two circles are 8 cm and 6 cm respectively. तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए दो सर्कल्स बनाया है A1 और A2, इनकी जो रेडियाई है वो मेरी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे माफ कीजिए, आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैंने जो ड्राइंग है मेरी दोनों बराबर ये आई थिंक छोटी बना दी है 8 सेंटीमीटर वाली, बल्कि थोड़ा बड़ी लगनी चाहिए। तो भावनाओं में ना रहिए कि ड्राइंग छोटी या बड़ी है, बस ये देखिए कि मैंने दो सर्कल बना के रखा है, वैसे एक्चुअली बड़ी आएगी 8 सेंटीमीटर वाली, और यहाँ मैंने छोटी बना दी, हाथ से बन गई, ध्यान नहीं आया। ठीक है, सो आप समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम को। सो यहाँ पे क्या है कि A1 जो है आपका, मान लीजिए मैंने एक सर्कल है इसमें 8 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन रेडियाई है,
और दूसरे की 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसने पूछा है कि एक ऐसे सर्कल का भैया रेडियस बताओ, ठीक है, जिसका एरिया जो हो वो इक्वल हो टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द अदर टू सर्कल्स। जो बाकी के जो दो सर्कल हैं उनके एरिया के समेशन के इक्वल हो। तो मान लीजिए वो जो सर्कल है वो मैंने बना दिया, ये भैया सर्कल है मेरा, और ये सर्कल का जो एरिया मेरा ए है और रेडियस आर है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या है, अगर मान लीजिए मैंने पहले का एरिया A1 माना 8 सेंटीमीटर वाले सर्कल का, दूसरे का 6 वाले का मैंने कितना A2 माना, और ये R जो मेरे को फाइंड आउट करना है उसका जो सर्कल का जो मैंने एरिया क्या ले लिया, A ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या है कि जो ये बड़े वाले का जो एरिया है, जो फॉर्म सर्कल का जो एरिया है वो बाकी के दोनों सर्कल्स के एरिया के समेशन के इक्वल होगा। सो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 प्लस A2, ये आपको पता होना चाहिए। कंडीशन में ये मतलब गिवन है तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, मेरी उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब A की वैल्यू है क्या आपकी यहाँ पे, सो A की जो वैल्यू है यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि एरिया ऑफ द सर्कल होता क्या है, बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े। एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई आर अगर स्क्वायर होता है तो अगर नहीं भी याद है तो धीरे धीरे याद हो जाएगा बाई प्रैक्टिस, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कल जो अगर आपका पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे हम बस वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि बड़े वाले के लिए पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया इस जगह पे, और A1 के लिए पाई टाइम्स 8 स्क्वायर, और A2 के लिए पाई टाइम्स 6 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया कि नहीं बताइए। A1 का एरिया क्या बनेगा, पाई टाइम्स इसका रेडियस का स्क्वायर, पाई टाइम्स आर स्क्वायर, तो इसका पाई टाइम्स आर की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मैंने वही लिखा है, कोई ऐतराज तो नहीं। और A2 का मैंने क्या लिखा, पाई टाइम्स 6 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई ऐतराज आपको आई थिंक नहीं होगा कि मैंने अगर यहाँ पे पाई टाइम्स 6 स्क्वायर लिख दिया तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पाई 8 स्क्वायर प्लस पाई 6 स्क्वायर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ तो लिखूंगा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पाई टाइम्स 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैंने पाई कॉमन कर लिया, कुछ नया जादू नहीं किया है, पाई मैंने बाहर कर लिया, बाकी सब चीज़ें ऐसी की ऐसी हैं। और पाई पाई काट दो, आर स्क्वायर की वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, गलती से छूट गया, आगे समझ सकते हैं। तो r की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। 8 स्क्वायर की वैल्यू 64, 6 स्क्वायर की वैल्यू 36, 64 प्लस 36 अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट 100, जिसकी वैल्यू बनेगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे आपको, अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई थिंक होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी तो हम आप नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव कर सकते हैं। अब मैंने फिफ्थ प्रॉब्लम ही क्यों लिया, मैं चाहता तो थर्ड प्रॉब्लम लेता, क्यों, पहले मैं आपको पूरा बेसिक्स क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद मैं टफ लेवल क्वेश्चंस पे इंक्रीज करना शुरू करता हूँ। बेसिकली वो भी कोई टफ नहीं है, दिमाग में मत रखिएगा कोई क्वेश्चन टफ है। मेरे टफ कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो 1 बाई 1 इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स का जो मिक्सिंग है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, और कुछ नहीं है, बस पीछे का जो तड़का बढ़ता है वही लगता रहेगा आगे, कुछ नया नहीं आएगा इसमें। ये बात आप जान लीजिए कि कुछ भी नया नहीं आएगा, ये बात मेरा वादा है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो आपको चीज़ें धीरे धीरे बस एक्सपेंड होंगी, और आपको सिर्फ समझने की, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो पहले है क्या, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ना पढ़ के डरिए ना कुछ करिए, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या था, पूछा था इसमें टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। If the perimeter and the area of the circles are numerically equal, then the radius of the circle. तो ऑप्शन 1 2 यूनिट्स, ऑप्शन बी 5 यूनिट्स, ऑप्शन सी 4 यूनिट्स एंड ऑप्शन डी 7 यूनिट्स। इसमें पूछा क्या है कि आपको एक ऑप्शन चूज करना है अगर उस सर्कल का पेरीमीटर और उस सर्कल का एरिया न्यूमेरिकली इक्वल हो, ठीक है। न्यूमेरिकली क्यों बोला, ये मतलब क्या होता है समझ रहे हो। जैसे क्वेश्चंस को भी कभी क्वेश्चंस को भी डिकोड करने की कोशिश किया करो, क्वेश्चंस में क्यों ऐसा बोलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस की एनालिसिस करो, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस तक की एनालिसिस कर लोगे ना तो आपका बेसिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। ये न्यूमेरिकली इक्वल इसलिए बोल रहा है क्योंकि यूनिट वाइज इक्वल नहीं हो सकते। यूनिट वाइज अगर आप बात करोगे तो सर्कल का जो आपका पेरीमीटर की जो यूनिट होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है भैया कि वो क्या होती है, वो आपकी होती है 2 पाई आर, जिसमें आर क्या था आपका, फिर से मैं चला जाता हूँ। देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का जो आपका यूनिट होता था 2 पाई आर, इसलिए ये क्या था आपका
ये लेंथ वाइज होता था। इसकी जो यूनिट आएगी मीटर, और एरिया ऑफ द सर्कल की यूनिट क्या थी पाई आर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर। तो मीटर और मीटर स्क्वायर दो अलग अलग यूनिट हैं, तो यूनिट वाइज ये इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन न्यूमेरिकली तो इक्वल हो सकती है ना। पाई आर स्क्वायर और मान लीजिए 2 पाई आर की कोई ऐसी वैल्यू आ जाए आर के लिए जो इक्वल हो सकती है, तो वो चीज़ हो सकती है ना, वो तो पॉसिबल है ना। इसलिए क्वेश्चन में इसने बोला ये 2 पाई आर स्क्वायर और जो भी आपका क्वेश्चन में पेरीमीटर और पेरीमीटर और आपका एरिया, ये दोनों आपके न्यूमेरिकल इक्वल हैं, तब जाके क्वेश्चन सही है। अगर इसे बोलता इक्वल वो भी गलत होता क्वेश्चन बाय द स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जाम में आकर तो आप मजबूरी में कर दो वो अलग चीज़ है, बट बाय द स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें यूनिट्स इक्वल नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी यूनिट इक्वल नहीं होंगी तो वो चीज़ें इक्वल हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे बाय द वे सही है, तो इसमें ज़्यादा एनालिसिस करने की हमको ज़रूरत नहीं है। इसमें बस हम देखिए बेसिक किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मैंने क्या बोला, चलिए ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है वो मैं बना ले रहा हूँ। मान लीजिए मेरा कोई एक सर्कल है, उन्होंने भैया ने दिया है कि कोई एक सर्कल है जिसकी मान लीजिए मैंने मान लिया रेडियस आर है, ये मैंने रेडियस आर मान ली। ठीक है, और मैंने क्या माना कि ये रेडियस अगर आर है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर, और एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन में खुद दे के रखा, पढ़ो। क्वेश्चन को नहीं दिक्कत होगी तो फिर से पढ़ लो। क्या दिया, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। अगर मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल का अगर मैंने रेडियस आर ले लिया, तो तुम बताओ, मैंने तुमको ऑलरेडी 4 या 5 वाली बार डिस्कस कर चुका हूँ कि पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। देखिए मैंने स्टेटमेंट भी लिखा है जो आपकी कंडीशन है कि एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या है 2 पाई आर। ठीक है, और एक काम करा करिए, ऐसे यहाँ पे जैसे ये मैंने दिया है, अब इसको लोग दो तरह से करेंगे, पाई पाई काट दो, आर आर काट दो। ऐसा मत करा करिए हर बार जब आपको किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करना करें। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें 3 कंडीशनें आ सकती हैं कि पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे पाई आर आप बाहर निकाल लें, कॉमन कर लीजिए, एंड आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये 0 3 तरह से हो सकता है। अगर पाई की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, अभी आप बिगड़िए मत, आप मेरी बात सुनिए, पाई इज इक्वल टू 0 आ गई, या आर अगर इज इक्वल टू 0 आ जाती, या आर इज इक्वल टू 2 आ जाती है ना, 3 कंडीशंस। क्योंकि अगर पहला फैक्टर 0 या दूसरा फैक्टर 0 तीसरा फैक्टर 0 हो गया तो आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो चलिए हम पहले केस पे मूव करते हैं, पाई इज इक्वल टू 0। क्या स्टूडेंट बताइए ये हो सकता है? ये हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पाई की वैल्यू 22/7 है, जो कि एक क्या है कांस्टेंट रेशियो है, और वो क्या है नॉन रीअकरिंग है, और उसके अलावा क्या है कभी भी एंड नहीं होती है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर 0 इक्वल नहीं आई थी केस में, भाई 22/7 की वैल्यू आएगी क्या? अगर आप 4 डेसिमल तक भी निकालोगे 3 पॉइंट समथिंग करके आएगी, पॉजिटिव नंबर आता है। 0 तो किसी केस में नहीं होना है, तो पहला केस तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो दूसरे केस की बात करते हैं कि आर की अगर वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो अगर आर की वैल्यू 0 आ सकती है, अगर चलो तुमने ले लिया आर इज इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है, और अगर आर इज इक्वल टू तुम 0 ले लोगे तो उस केस में 0 तो आ जाएगा वैल्यू, लेकिन तुमको लगता है क्या अगर आर इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या पॉसिबल है कि ये सर्कल रहेगा? आर इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये पूरी तुमने डिस्टेंस ही खत्म कर दी, मतलब ये पॉइंट बचा रह गया, एक पॉइंट बचा रह गया। क्या बचा रह गया? एक पॉइंट, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ डिनोट किया है। ये क्या है? एक पॉइंट बचा रह गया, और ये पॉइंट किसी भी हालत में सर्कल को दिखाता है क्या? ये सर्कल रह ही नहीं गया ना, क्वेश्चन का तो बात ही खत्म हो गया सर्कल का। अब तो तुम पॉइंट डिस्कस कर रहे हो, फिर तो तुम पॉइंट में चले गए। कभी भी एक बात याद रखिएगा, मेरी बात बहुत ज़्यादा याद रखिए कि अगर किसी भी रेडियस सर्कल का है जो है, अगर वो 0 के बराबर आता है फिर वो सर्कल नहीं रह जाता, फिर वो पॉइंट में तब्दील हो जाता है, फिर वो पॉइंट को डिनोट करता है, और अगर पॉइंट बन गया तो फिर सर्कल का क्वेश्चन ही नहीं रह गया। तो इसलिए जो r इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो सर्कल के लिए अगर फिर फाइनल क्या आता है r इज इक्वल टू 2, अगर r इज इक्वल टू 2 बचा है तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी।
और फाइनली अगर हम r इज इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारी दोनों कोई कंडीशन वॉलिड भी नहीं होगी, क्योंकि फिर क्या होगा, पाई की वैल्यू चाहे 0 नहीं भी रहे और अगर r की वैल्यू अगर 0 नहीं भी आए तो भी अगर r की वैल्यू 2 आ गई तो एक सर्कल तो रहेगा कम से कम, पॉइंट तो नहीं बनेगा और इसकी वैल्यू भी, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये होल्ड भी कर जाएगा। तो r इज इक्वल टू 2 पर ये कंडीशन राइट होगी, तो इसलिए रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये चीज़ आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा बना, ये हमारा हो गया। अब हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आपका अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करने की कोशिश की है। यदि अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेसिक है, मतलब थोड़ा सा बस अंडरस्टैंडिंग और फिगर बना के समझ जाओ, बस बात खत्म है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन में है क्या। ये क्वेश्चन कह रहा है figure depicts an arbitrary targets marked within the 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter. Okay, wide. Find the area of the 5 scoring regions. फिर से पढ़ो। फिगर क्या कर रहा है, एक आर्चरी टारगेट्स है, मतलब तुम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी पे हिट करते हैं, गोली से मारते हैं, या फिर जो भी आर्चरी टारगेट तुमने देखा ही होगा कि एरो से मारते हैं, जो हमको एक क्या होता है टारगेट पे हिट करना होता है, आपको बने होते हैं बहुत सारे बॉक्सेस। अगर आप कहीं गए हैं तो आपने देखा होगा कि अलग अलग कलर के बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है, या आपको जैसे मान लीजिए कि अगर आपका सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी कब होगा, जब आप एकदम मिड पर हिट करते हैं, गोल्ड पर। ठीक है, और ये रेड पर हो गया, ब्लू पर, ब्लैक पर और वाइट पर। सबसे लोवेस्ट अगर आप बोलते हैं कि गेम में सबसे आपकी खराब निशानेबाजी कब होगी, जब आप सबसे बाहर मारते हैं। ठीक है, वो सब तो चलो अपार्ट फ्रॉम जोक, आपको क्वेश्चन पर फोकस क्या करना है कि हाँ भैया यहाँ 5 तरह के जोन्स बना के रखिए। एक अंदर वाला जोन क्या है, गोल्ड जोन है। ठीक है, गोल्ड कलर है। ठीक है, बाहर वाला जोन जो है रेड जोन है, मतलब ये जो है आपका ये वाला एरिया है, ये जो आपका रेड में आएगा। ठीक है, रेड से पेंटेड है, मैंने यहाँ पे वैसे कलर पेंट करके तो दिखा नहीं सका यहाँ पे, और आप समझिए ये रेड पेंटेड एरिया है। आपकी बुक में जरूर दिखेगा, अगर आप बुक देखेंगे ये रेड पेंटेड एरिया है, प्रॉब्लम में आपको दिया है ये, और ये ब्लू पेंटेड एरिया है। ठीक है, और ये आपका ब्लैक पेंटेड एरिया है, फाइनली आपका बाहर वाला व्हाइट पेंटेड एरिया है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में दिया है, ये तो मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में दिया हुआ है, सब डिकोड करके दे रहा हूँ, बस आपको प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है अभी मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर अभी सॉल्विंग पर बढ़ेंगे कि जो आपका जो है गोल्ड स्कोर का जो आपका डायामीटर है वो आपको दिया है 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड अंदर वाला जो इसका डायामीटर क्या है, पूरा का पूरा, अगर गोल्ड वाले को अगर हम एरिया को देखें तो गोल्ड वाला मान लीजिए अंदर वाला ये बड़ा और छोटा वाला नहीं एरिया है, छोटा वाला, ये जो छोटा वाला सर्कल है वही चीज़ है यहाँ पे, थोड़ा आपको शॉर्ट में दिखेगा नहीं इसलिए मैंने कहा, उसका पूरा का पूरा डायमीटर दिखाया है, ये वाला डायमीटर आपका दिखाया है 21 है। ठीक है, तो अगर इसका डायमीटर 21 है तो मैंने क्या बोला, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी वाली की 10.5 हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। अगर इसका मैंने डायमीटर ऑलरेडी भाई दिया है इस रीजन का, गोल्ड स्कोर का 21 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 10.5 हो जाएगा। 10.5 मैंने लिखा है और कुछ नया नहीं लिख दिया इसमें, वही देखो 10.5 यहाँ लिखा हो, देखो 10.5 और पीछे 10.5 गया तो 21 हो जाएगा, तो मैंने वही लिखा है। ठीक है, कुछ नया नहीं लिखा है। तो रेडी अगर डायमीटर ऑफ द गोल्ड स्कोर जो है अगर वो आपका 21 सेंटीमीटर है, ठीक है 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपका 21/2 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर आ गया। और आपको एक चीज़ और दी थी क्वेश्चन में, विड्थ ऑफ ईच बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि विड्थ ऑफ द ईच बैंड, मतलब ये जो बैंड है ना, आप मान लीजिए कोई अंदर का जितने भी बैंड्स बने हुए हैं ब्लैक, जैसे जो भी आपके सर्कुलर रिंग्स टाइप के दिख रहे हैं, सेक्शंस दिख रहे हैं, ये ब्लैक वाले व्हाइट वाले, इन सब की जो आपकी विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है। मतलब एक आपकी ये वाली विड्थ हो गई, फिर आपकी ये विड्थ हो गई, फिर आपकी ये विड्थ हो गई, तो जो भी मैंने विड्थ 10.5, एक आपकी 10.5 से दिखाई है और आपकी ये 10.5 से दिखाई है, ये सब 10.5 सेंटीमीटर विड्थ की दी गई है। ठीक है, तो अगर आप हम सॉल्विंग बनाते हैं तो हमको फाइंड आउट क्या करना है कि एरिया ऑफ पांचों स्कोरिंग रीजन्स के एरिया फाइंड आउट करने हैं, छोटे वाले का, उससे बड़े वाले का, उससे बड़े वाले का, उससे बड़े वाले का और सबसे बड़े वाले का। तो सबसे पहले छोटे वाले पे चलते हैं, ये जो गोल्ड स्कोर है इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना, सब भूल जाओ, सिर्फ छोटे वाले फोकस कर लो, छोटे वाले फोकस कर लो भैया। ठीक है, ये जो देखो आपका छोटा वाला नहीं है, एकदम छोटा वाला, इस पे फोकस कर लो। ठीक है,
तो फोकस करें, फोकस किया कि नहीं पहले बताओ, फोकस कर लो, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द गोल्ड स्कोर क्या हो गया 10.5, ये छोटा सा 10.5 है, क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर क्या था 21 था, तो हमने इसका रेडियस 10.5 निकाल दिया है। चलो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं कि पहले गोल्ड स्कोर का एरिया, और वैसे भी किसी भी फिर एरिया अगर आपको रेडियस पता चल गया हो तो फिर एरिया निकालना कौन सा बड़ा काम है, कोई पहाड़ है नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेना, इसको सॉल्व करना, और आपका ये काम आपका अपना है कि कैलकुलेशन आप खुद करो। इसकी वैल्यू जो आती है मैंने फाइंड आउट की थी सॉल्व करके, वो 346.5 आती है। और मैंने यहाँ पे क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे आपको सारी लेंथ सेंटीमीटर में दी है, तो आपका जो एरिया बनेगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में बनेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि एरिया ऑफ रेड स्कोर क्या होगा। तो रेड स्कोर का एरिया क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो हम रेड स्कोर का एरिया पता कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो एरिया गोल्ड स्कोर के बाहर का जो ये मैंने जो बनाया ना, ये देखो लाइन टू लाइन बनाया है, ये वाला ये एरिया फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करें, तुम ये सोचो एक बार। तुम सब कुछ अगर भूल जाओ तो ये रहा तुम्हारा छोटा वाला एरिया गोल्ड का जिसको हमने निकाल लिया, और ये बड़ा वाला क्या है, ये तुम्हारा ये वाला पार्ट हो गया, इसके बीच का यही वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, जो ये मैंने दिखाया व्हाइट से, किसी रंग नहीं किया है। उसके लिए क्या होगा, अगर मैं ये बड़े वाले सर्कुलर एरिया में से, ये जो बड़ा वाला एरिया है उसमें से अगर ये छोटा वाला एरिया घटा दूँ, ये वाला एरिया घटा दूँ, ठीक है, मतलब क्या, ये जो सर्कल है इसका एरिया अगर ये वाला एरिया घटा दूँ, ये वाला इस बड़े वाले में से, ठीक है, तो कौन सा बचेगा, फिर यही वाला सिर्फ बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पेंटेड करके रखा हुआ, देखो यार, ये रहा, देखो ये पेंटेड करके रखा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपना कॉमन सेंस यूज करो कि मुझे क्या करना है, बस इतना वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया। उसके लिए क्या करूँगा, बड़ा वाला जो एरिया है उसमें से ये जो छोटा वाला एरिया है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ इतना छोटा सा ये डिस्क का जो एरिया है, डिस्क टाइप का जो बन रहा है, ये जो सर्कुलर आपका सेक्शन बन रहा है, इसका एरिया निकल आएगा। तो छोटे वाले का एरिया तो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही लिया था पहले, कितना था, पाई टाइम्स 10.5 का स्क्वायर, या फिर आप 346.5 सीधे भी रख सकते हो। लेकिन अभी बड़े वाले का एरिया फाइंड आउट करना बाकी है, रेड वाले का जो बाहर का जो पूरा एरिया है, इसका एरिया क्या होगा, अब इसको देखना है अगर, तो पहले तो हमको सिर्फ छोटे वाले का रेडियस पता है, पहले इसकी पूरी रेडियस पता चल जाए ना हमको। उसके लिए क्या करना है, 10.5 हमको विड्थ ऑलरेडी दी हुई है, और ये 10.5 हमारी रेडियस है, ठीक है, 10.5 हमको ये विड्थ दी हुई है, और ये 10.5 हमारी रेडियस है, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। तो पूरा का पूरा जो आपका एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, पाई टाइम्स 10.5 प्लस 10.5 का स्क्वायर माइनस पाई टाइम्स 10.5 का स्क्वायर। क्यों, पहले मैंने क्या लिखा, 10.5 प्लस 10.5 क्या होगा, ये बाहर वाले का रेडियस हो जाएगा, रेड वाले का एरिया क्या बनेगा, पाई टाइम्स 10.5 प्लस 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। क्यों बनेगा ये 10.5 आपका छोटे वाले का रेडियस है, और ये नैरोवर जो विड्थ गई है 10.5 ये भी गई, और ये दोनों मिला करके फिर बड़े वाले का जो रेडियस बनेगा इस वाले का, वो क्या बनेगा, ये वाले का ये वाला सर्कल है आपका, रेडियस क्या बनेगा उसका, बनेगा पाई टाइम्स 10.5 प्लस 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। बात कोई नहीं है, ये आर है अंदर वाला, 10.5 पर 10.5 जोड़ दोगे आपका आर बन जाएगा फुल लेंथ, और उसका स्क्वायर कर लोगे, इसका आ जाएगा, ठीक है, एरिया आ जाएगा। और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, गोल्ड स्कोर वाला एरिया। तो गोल्ड स्कोर का एरिया आपने क्या रखा है, अंदर वाले का पाई टाइम्स 10.5 का स्क्वायर, क्योंकि छोटे वाले का रेडियस क्या है 10.5, तो पाई टाइम्स 10.5 का स्क्वायर। अब एक काम करो, इसको सॉल्व कर लेना, इसमें पाई कॉमन कर लेना, और 10.5 और 10.5 का जब होता है मल्टी एडिशन, वो क्या आपका 21 हो जाएगा माइनस 10.5 का स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू सॉल्व करने पे आती है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आती है, ठीक है। ये आप इसका होमवर्क है 22/7 रखिए, और 21 माइनस 10.5 का स्क्वायर, और इसको अगर आपको सॉल्व करना है फास्टली तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, 21 माइनस 10.5 और 21 इंटू 21 प्लस 10.5 कर दीजिए इसको, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, और उसके बाद यहाँ पे 22/7 रखिए, और मल्टीप्लाई एंड जो भी आपका मैनिपुलेशन है वो आपका काम है, ये आपको बहुत ज़रूरी है, आपको मैनिपुलेशन आपको अपने हाथ से करना है, मैं आपको तरीका दे रहा हूँ, आपको मैनिपुलेशन अपने हाथ से करना है, और आपको आंसर फाइंड आउट करके बताना है कि हाँ आपने आंसर फाइंड आउट किया कि नहीं, आपको ट्राई करना है क्वेश्चंस को, ठीक है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना देख करके तो क्वेश्चन करने से क्या ही मिलेगा आपको, ठीक है। सो जस्ट सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे एक नया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि इस क्वेश्चन में जो है, अगर अब हम ब्लू एरिया को अगर आपको फाइंड आउट करना, ब्लू को सेम मेथड चलेगा,
इसमें क्या है, इसमें अगर हम ब्लू एरिया को अगर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसमें हमको क्या करना है, 1 मिनट। तो जो अगर ये ब्लू सेक्शन का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, बड़े वाला जो एरिया है ब्लू वाला, एकदम बड़ा वाला जो सर्कुलर रिंग है, ये सेक्शन को हमको फाइंड आउट करना है, तो एक बार ये सेक्शन फाइंड आउट करना है। तो एक काम करें, एकदम जो बड़ा वाला मान लीजिए सब भूल जाए, बस इतना से ब्लू सेक्शन तक का ही देखें। तो कैसे बनेगा फिगर पता है आपको, इस गोल्ड के ऊपर जो आपका है ये रेड वाला एरिया है और उसके ऊपर आपका ब्लू एरिया है। मुझे ब्लू एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, और यही एरिया सी फाइंड आउट करना है। देखो जो मैंने डॉटेड किया है, ठीक है। उसके लिए क्या करूँगा कि मैं जो पाई टाइम्स, और ये 10.5 हो गया, ये 10.5 और आपकी फिर विड्थ 10.5 ही दी हुई, हमेशा 10.5 ही विड्थ दी हुई है। तो इसके लिए क्या करूँगा कि मैं सबसे बड़े वाले का एरिया निकाल लूँगा और उसमें से ये वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। ये छोटा वाला एरिया है, इसके अंदर वाला या सबका सब जो भी ये है, ये सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो मेरे पास ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, तो एरिया ब्लू स्क्वायर इज इक्वल टू पाई टाइम्स, अब बाहर वाले का एरिया क्या होगा 10.5, इसका पहले बाहर वाले का रेडियस निकालो, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 मैंने वही लिखा, तो बाहर वाले का रेडियस मिल गया 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। तो अगर मैं पाई टाइम्स रेडियस का होल स्क्वायर कर दूंगा तो सबसे बड़े वाले का एरिया आ जाएगा, तो मैंने वही लिखा यहाँ पे पाई टाइम्स 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 का होल स्क्वायर, ये रेडियस है पूरी की पूरी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, आप इसको मैनिपुलेट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है माइनस। अब छोटे वाले का एरिया क्या होगा, पाई टाइम्स 10.5 प्लस 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले का जो छोटे वाले का एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, देखो आप छोटे वाले को जो सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या है, पाई टाइम्स 10.5 प्लस 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। यही तो बनेगा छोटे वाले का एरिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बड़े वाले का ये बना, छोटे वाले का ये बना, ठीक है। तो मैंने पाई को बाहर कर लिया, अंदर में क्या बनेगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 31.5, इसको अगर आप ऐड करोगे का होल स्क्वायर माइनस 10.5 प्लस 10.5 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बनेगी 21 का स्क्वायर। तो अगर अब इसको आप पूरा कैलकुलेट कर लोगे, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे और यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो 1732.5 से मैच करेगा, और इसको मैच कराना आपकी जिम्मेदारी है। मतलब क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और अगर आ रहा है तो आप मुझे जरूर बताइए, ताकि मुझे अच्छा लगेगा जान करके कि आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखता हूँ, तो ब्लैक एरिया भी निकालना बाकी है। अब इसके बाहर का एरिया जो ब्लैक स्टोरिंग एरिया, तो चलो एक बार पहले फिगर में चलते हैं। ब्लैक स्टोरिंग एरिया भैया क्या है, ये देखो अभी तक हमने ब्लू का ही निकाला, ठीक है। अब ब्लैक मतलब सबसे बाहर वाले का, इसके बाद सबसे बाहर नहीं, सॉरी सबसे बाहर तो व्हाइट है, उसके अंदर ब्लैक है। मुझे इसका वाला एरिया निकालना है जो मैंने डॉटेड करके रखा है, या मैं जो मैंने लाइनिंग करके रखी है। तो एक बार इसका फिगर का थोड़ा जूम आउट करते हैं, फिगर को दूसरी तरीके से देखते हैं कैसे बना है। तो जो ये फिगर है, ये फिगर में अगर हम जाते हैं तो जो ब्लैक वाला है पार्ट वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले छोटा गोल्ड वाला, फिर उसके बाहर जो था आपका शायद आई थिंक रेड वाला था, फिर उसके बाहर ये आपका ब्लू वाला रीजन हुआ, और उसके बाहर आपका ब्लैक वाला रीजन हुआ, और सबसे बाहर व्हाइट वाला जो मैंने अभी नहीं दिखाया क्योंकि पहले मुझे ब्लैक का फाइंड आउट करना है। तो अब उसका अगर एरिया फाइंड आउट करना है छोटे से जो ये जो आपका सेक्शन, इसके लिए क्या करूँगा, पहले पूरा जो इसका एरिया अंदर बन रहा है पूरा, ठीक है, उसमें से क्या करूँगा, ये वाले का जो इसका जो एरिया बन रहा है ये अंदर वाले सर्कल का माइनस कर दूंगा, अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही इजिली आ जाएगा। तो अगर पहले इसके लिए क्या करूँगा, सबसे बड़े वाले की सर्किल तो पता होनी चाहिए, जो सर्किल का रेडियस हो तभी तो उसका एरिया निकाल पाऊंगा। तो रेडियस निकालना कौन सी बड़ी बात है, आपको पता ही है 10.5 सबसे अंदर वाले का रेडियस है, बाकी सारी विड्थ 10.5 10.5 10.5 दी हुई है। तो आप ऐड कर लो, निकाल लो इसकी जो रेडियस क्या आएगी बड़े वाले की, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। तो पाई टाइम्स इतने का जो भी अंदर का रेडियस बना 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई टाइम्स अंदर वाले का क्या रेडियस बन रहा है 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका अंदर वाले का एरिया बन गया। कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं इसमें। अब क्या किया मैंने, पाई बाहर कर लिया और अंदर 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 जो आपका 4 टाइम्स आया है, इनका जो एडिशन करने पे 42 बनेगा, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो, सॉल्व करने पर 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और यह भी आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन आपको लगा के देखना है, ठीक है। अब आपका जो लास्ट आता है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैंने आपको 4 बताए, तो एक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि
आप जो है ये ब्लैक वाइट वाले का एरिया खुद फाइंड आउट करें। तो ये आपका होमवर्क है और इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके ट्राई योरसेल्फ एंड फाइंड द आंसर। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर निकाल के, आंसर ही नहीं निकालना है, यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका आंसर आ क्या रहा है। जो भी आपका आंसर आ रहा है आपको बताना है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं भी कर पाएँ तो भी अच्छी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं आएगा तो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन कम से कम एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, ओके। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के जो इस एपिसोड का है उसकी हम मूव करते हैं, ठीक है। तो उसकी तरफ मूव करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लें। थोड़ा क्वेश्चन का जो प्रस्तावना है आपका उसको थोड़ा पढ़ लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या रहा है? तो कह रहा है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ ए डायमीटर 80 सेंटीमीटर। व्हील तो तुमको पता ही होगा, कोई कार का पहिया होता है, उसको हमने ले लिया, ठीक है। और उसकी जो डायमीटर है 80 सेंटीमीटर दे दिया। तो डायमीटर कोई नई चीज़ नहीं है, बस यही है। डायमीटर मतलब क्या? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ दो विद सेंटर, सेंटर के साथ में, ये आपका डायमीटर हो गया, ठीक है। जो रेडियस का 2 टाइम होता है। ऐसे दिखाओ चाहे जैसे दिखाओ, ऐसे वैसे कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने अगर ऐसे टेढ़े में दिखा दिया डायमीटर तो कुछ नया सोचना, ठीक है। हाउ मेनी, तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी complete revolution does each will take place in 10 minutes, which will make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour। बोल रहा है अगर ये कार की, ये जो कार है, अगर ये कार है, मान लीजिए कार के छोटा सा पहिया दिखा है, पूरा कार तो दिखा नहीं पाऊंगा। मान लीजिए कार है, तो अगर कार दौड़ेगी तो वैसे व्हील्स भी घूमेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। तो बोल रहा है अगर कार जो है अगर 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, ठीक है। और तो 10 मिनट में जो वो अगर रास्ता तय करने के टाइम में मान लीजिए 10 मिनट में ये व्हील मूव करके यहाँ कहीं पहुँच गया और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जानकारी तो नहीं होगी ऐसे। तो जो भी रास्ता उसने तय करने को उसने कई बार ऐसे घुमक्कड़ खाए होंगे, रिवॉल्यूशन लिया होगा उसने, कई बार रिवॉल्यूशन किया होगा, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि कितना बार रिवॉल्यूशन किया है, तुमको यही बताना है। तो इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को डिकोड कैसे करते हैं ये देखो। क्वेश्चन आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कार का ये रहा पहिया, ठीक है भैया। ये 10 मिनट चल करके यहाँ कहीं पहुँच गया, इसने कुछ डिस्टेंस चली होगी और इसकी जो स्पीड थी वो 66 किलोमीटर पर आवर थी और 10 मिनट चला है। तो ये कितने रिवॉल्यूशन घूम करके यहाँ पहुँचा होगा 10 मिनट में, ठीक है। तो चलो वो बात की बात है। एक बात बताओ, अगर मुझे डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगी क्या, मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को चीज़ दी हुई डिस्टेंस के लिए, स्पीड दी हुई है और टाइम दी हुई है। उनको एक चीज़ तो पता होगा, बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर तुमको नहीं पता तो कम से कम इतना तो पता ही होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो बस वहीं से मैनिपुलेट कर लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। आई होप सबको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो ये फॉर्मूला कहीं साइड में नोट कर लो, आप आगे पढ़ोगे फिजिक्स में आई थिंक पढ़े होगा आपने, बहुत पहले बेसिक्स में पढ़ा होगा, क्लास 6 में भी पढ़ के रखे हुए हो आई थिंक सो, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। चलो ठीक है, तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी 66, ठीक है, आपको दी हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चंस हो तो आप देखिए यूनिट्स किस में चल रही हैं। अगर सारे के सारे किलोमीटर पर आवर्स में है तो सबको किलोमीटर्स और टाइम को हार्स में चेंज कर दो, ठीक है। टाइम को हार्स में और जितने भी आपके स्पीड है वो स्पीड में जो आपका और ऑलरेडी जो डिस्टेंस है किलोमीटर में चेंज कर दो, या फिर सबको क्या करो मीटर सेकंड में चेंज कर डालो, ठीक है। तो कई तरीके से आप कर सकते हो, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो या आप सबको किलोमीटर एंड आवर्स में चेंज कर लो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 66 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड है, तो मुझे मिनट्स में आपका टाइम दिया हो तो मैं क्या करता हूँ, इस मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लेता हूँ, बस बात खत्म। सारी चीज़ें एक साथ में हो जाएंगी, 1 मिनट में हो जाएंगी। या सबको मीटर पर सेकंड अगर यहाँ मैं करूँगा तो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा, लेकिन लंबा जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आप किलोमीटर पर आवर्स को फिर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, मिनट्स को भी आप सेकंड में चेंज करोगे, फिर मैनिपुलेट करोगे। उससे बढ़िया इसको ऐसे रहने देते हैं और सिर्फ मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारी अब बाकी अगर हम कोई इसके बाद अगर हम कुछ निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, तो डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है स्पीड इनटू टाइम होगी, लेकिन टाइम क्या, टाइम मिनट्स, इसको मुझे आवर्स में चेंज करना नहीं पता, ठीक है। थोड़ा सा सोच लो, वैसे आपको पता होगा मिनट्स आवर्स का कन्वर्जन कैसे होता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 1 आवर्स में क्या होता है 60 मिनट्स होता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो 1 मिनट में क्या होता है 1 आवर बाई 60 हो जाएगा, 1/60 आवर्स पूरा इसको, ठीक है। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी रूल लग गया। अब इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है,
कुछ नया तो नहीं सोचना ना इसमें कि 1 मिनट में अगर 1/60 आवर्स है तो 10 मिनट में 10/60 आवर्स इज इक्वल टू 1/6 आवर्स। ठीक है, 1/6 आवर्स हो गया बस। अगर 1/6 आवर्स आपका हो गया तो आप डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस की स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। आपको स्पीड दिया हुआ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपका अगर स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है और अगर आपका टाइम 1/6 है, ठीक है, आपका अगर टाइम 1/6 है तो स्पीड 66 इंटू टाइम 1/6 क्यों किया मैंने यहाँ पे, ये किलोमीटर पर आवर्स में गया और आपका टाइम क्या है, आवर्स में। तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो आराम से किलोमीटर में आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सबको किलोमीटर पर आवर्स एंड टाइम की यूनिट को मैंने आवर्स में चेंज कर दिया। तो जो डिस्टेंस आएगी वो किलोमीटर में आएगी। 66 इंटू 1/6 ये मेरी डिस्टेंस 11 किलोमीटर आ गई। तो अगर मैं 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँ तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 जीरो से। आपको पता ही है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, आई होप ये जानते होंगे आप। तो 11 किलोमीटर इज इक्वल टू 11,000 मीटर। ठीक है, सो डिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी 11,000 मीटर। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू हो जाएगी वो वहाँ पे, यहाँ पे जो आपकी 11,000 के आगे 2 जीरो और लगा दो। ठीक है, जिसकी वैल्यू जाएगी 11 लाख सेंटीमीटर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 11 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मतलब मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। मैंने क्या अचीवमेंट क्या किया आपको बता दूं, बस ये मैंने डिस्टेंस निकाली, इसकी वैल्यू क्या आई है सेंटीमीटर में, 11 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। अब मुझे रिवॉल्यूशन निकालना है तो क्या करूँगा, मुझे एक चीज़ पता है कि मैंने तुमको क्या बताया था कि जो ये जो सर्कल होता है इसका जो लेंथ क्या होता है, वो 2πr होता है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है और लेट अगर इसका जो अगर ये n टाइम रिवॉल्यूट करेगा, कितनी बार, अगर n बार रिवॉल्यूट करेगा तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर एक बार रिवॉल्यूशन करता तो कितना आता है, यहाँ से अगर एक बार रिवॉल्यूट कर जाता तो पूरा का पूरा 2πr डिस्टेंस ट्रैवल कर जाता, पूरा का पूरा पहिया अपनी लेंथ के बराबर घूम करके 2πr डिस्टेंस आगे बढ़ जाता। तो अगर n बार इसी तरह से अगर चला, मान लीजिए मैंने n बार सपोज किया चला, तो n बार में कितनी डिस्टेंस चल लेगा अपने बराबर हो, n इंटू 2πr, सेम वही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यहाँ से वहाँ जाने में कितना, n इंटू 2πr। क्यों, क्योंकि 2πr यहाँ पे है क्या, सरकमफेरेंस हुआ सर्कल का। ठीक है, कुछ और नहीं है। जहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी 40 सेंटीमीटर, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये सर्कल एक बार में एक रिवॉल्यूशन में 2πr मतलब अपने सर्कमफेरेंस के बराबर ट्रैवल कर लेगा। तो n टाइम में कितना, n इंटू 2πr टाइम्स ट्रैवल कर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक n इंटू 2πr ट्रैवल कर जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय v मैंने ऑलरेडी लिखा, एक रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर करेगा, इसकी वैल्यू आएगी 2πr। तो n अगर n रिवॉल्यूशन लेता है, अगर आपका ये जो है, अगर ये आपका n रिवॉल्यूशन लेता है, ठीक है, तो ये कितना जाएगा n इंटू 2πr, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना रिवॉल्यूशन में कितना ओवरऑल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, n इंटू 2πr। ठीक है, n रिवॉल्यूशन में। चलो ठीक है, तो n रिवॉल्यूशन में कितना, n इंटू 2πr डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो n इंटू 2πr जो होगा वो क्या होगा, वो वही डिस्टेंस होगा जो आपने व्हील ने ट्रैवल किया है, मैं उसी की इक्वल कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, n इंटू 2πr क्या है, यही डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट की है, 11 इंटू 10⁵. ठीक है, 11 इंटू 10⁵. और इस तरह से n इंटू 2πr की जो वैल्यू आएगी पीछे से कैलकुलेटेड डिस्टेंस के बराबर होगी 11 इंटू 10⁵. मैंने यहाँ पे 11 इंटू 10⁵ निकाला, तो आप बताओ r किस में आएगा। मैंने 5 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में पूरी यूनिट खत्म कर दी, तो जो मेरा r भी आएगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर में। अगर आप इसको किलोमीटर में रखते तो आपका r किलोमीटर में आता, अगर आप मिलीमीटर में डिस्टेंस निकालते तो आपका r मिलीमीटर में आता। या आप इस अगर और फॉर्म में निकालते, r की अगर यूनिट में कन्वर्जन करते, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो जो भी है यहाँ से मैंने, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस जो भी आपने ट्रैवल की 11 लाख या 11 इंटू 10⁵ अपॉन 2πr। ठीक है, और आपको ऑलरेडी d डायमीटर दिया हुआ, आपको r नहीं पता है, रेडियस तो कौन सी बड़ी बात है, पता ही कर लेंगे। डायमीटर आपका क्या है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, आपको पता होगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो 2π, तो यहाँ पे अगर d इज इक्वल टू 80 है तो r की वैल्यू क्या हो गई 40। ठीक है, r की वैल्यू अगर 40 हो गई तो बस हम पुट कर देंगे, पुट क्या कर देंगे, n की वैल्यू 11 इंटू 10⁵ 2π इंटू 40। ठीक है, तो 11 लाख अपॉन नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स 40 की वैल्यू हमको जो भी है पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 40 कर लेना, और 7 के ऊपर चला जाएगा
और ये करने के बाद ये आप खुद मैनिपुलेट कर लेना। वैसे 22 5 का कट जाएगा, ये फिर आ जाएगा 110 और ये 4 से 0 काट देना। बाकी मैनिपुलेट करके अगर आप सॉल्व करोगे तो मैंने जो आंसर उठाया है, जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 4375 रिवॉल्यूशन आया है। आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो ठीक है, वरना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो भी आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रिस्पॉन्स कैसा लगा। ठीक है, सो गाइज आज के लिए तो इतना ही, आई थिंक काफ़ी है। ये जो क्वेश्चंस हैं आज तो हम थोड़ा सा बेसिक से मूव किए हैं। सो होप होप ये आई थिंक होपफुली मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, आप कुछ किए होंगे, कुछ समझे ज़रूर होंगे। सो बेसिकली कोई बात नहीं है गाइस, आपको जो भी है अभी हमने ये जो कंटेंट है धीरे धीरे आपको और अच्छे फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि बेसिकली अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। तो ये इनिशिएटिव जो है काफ़ी आपको पता है टफ पीरियड में लिया गया है, लेकिन आपको देखते हुए लिया गया है। क्यों? क्योंकि अब आपको धीरे धीरे बोर्ड की ओर जाना है, आपके बोर्ड्स आएंगे, तो अगर आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपके बेसिक्स बहुत मजबूत हो जाएंगे। एक बात तो ये बता रहा हूँ मैं, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिक्स आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी इसके बाद डायरेक्ट आपका दूसरा एक्सरसाइज नहीं उठाऊंगा, अभी मैं आपको और प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो जो बच्चे भी हैं, अगर मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम से दूर मत भागिए, प्रॉब्लम्स में उलझिए, मज़ा आएगा, प्रॉब्लम्स करिए। और हम प्रॉब्लम्स अभी और अच्छे खासे प्रॉब्लम्स इसके बाद उठाएंगे, उसके बाद जंप करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि उससे पहले आपका सेक्टर ऑफ द सर्कल्स एंड एंगल ऑफ द सेक्टर वेक्टर वगैरह जो भी आपका है, और भी कई चीज़ें हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। उससे पहले हम जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें बेसिक्स, तो अभी तो ये बेसिक्स प्रॉब्लम्स थे, तो आप पे थोड़े अच्छे खासे प्रॉब्लम्स उठाए जाएंगे, उनको थोड़ा सॉल्व किया जाएगा और देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक बनती है। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स लग रहा है तो आप ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये मेरा जो है आपको इनिशिएटिव था, जो आपको थोड़ा समझाने का, जस्ट एज ए स्टार्ट। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो गाइस ये तो आप 100% मान के चलिए कि हमारा मोटिवेशन लेवल ज़रूर हाई होगा, और हम कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे और आपको और ज़्यादा बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, और आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।